हाय गाइस, कैसे आप सब? और होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सुभाष चंद्र बोस की एक 28 फीट जो स्टैचू है उसका अनावरण किया है इंडिया गेट पे। ठीक है। ये जो स्टैचू है रिप्लेस करते हैं किंग जॉर्ज 5 जो थे, उनकी यहाँ पे स्टैचू थी। बेसिकली 1935 में उस स्टैचू को यहाँ पे लगाया गया था। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस का ये स्टैचू है उसके बारे में। ठीक है। तो ये जो स्टैचू है ये 28 फीट लॉन्ग है। ठीक है। जो इसकी हाइट है 28 फीट है। ये वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट मोस्ट रियलिस्टिक मोनोलिथिक ब्लैक ग्रेनाइट स्टैचू। ठीक है। ये एक मोनोलिथिक और ब्लैक ग्रेनाइट है। ब्लैक ग्रेनाइट से बेसिकली इसको बनाया गया है। और ये एक हैंडमेड स्कल्पचर है। ठीक है। मोनोलिथिक किसे कहते हैं? तो बेसिकली बोला जाए तो एक स्टोन होगा जो कि बहुत मैसिव इन साइज होगा, उसी को काव करके या उसी से कट डाउन करके इस पूरे जो इनका स्टैचू है 28 फीट का उसको बनाया गया है, ना कि पीसेस को ऐड ऑन करके। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अवसर पे बहुत सारे ट्राइबल फोक डांस फॉर्म्स वगैरह वहाँ पे इंडिया गेट पे हो रहे हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो दिया गया है, तो ये आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है उससे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बेसिकली प्री के लिए। तो ये कुछ ट्राइबल फोक डांस फॉर्म या आर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो पहला जो आर्ट फॉर्म है वो है संबलपुरी। संबलपुरी कहाँ से बिलोंग करता है? तो उड़ीसा का। पंथी जो आर्ट फॉर्म है वो बिलोंग करता है छत्तीसगढ़ से। कालबेलिया के बारे में बात करें तो ये राजस्थान से बिलोंग करता है। और करगाम की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है और परफॉर्म बेसिकली किया जाता है मेल के द्वारा। ठीक है। डमी हॉर्स, ये जो आर्ट फॉर्म है ये उड़ीसा का है। ठीक है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से यूपीएससी प्री में क्वेश्चंस उठा देती है। और बहुत इजी क्वेश्चन होते हुए भी लोग नहीं कर पाते। ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। आर्ट एंड कल्चर से ये रिलेटेड पूरा टॉपिक था। ठीक है। चलिए आगे एक बार डिटेल में एनालाइज करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और बोलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक कवर करता है स्पेक्ट्रम का। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस साहब, इनको नेताजी भी बोलते हैं, जो कि 23 जनवरी 1897 को बॉर्न हुए थे। इनके जो जन्म दिवस है उसको पराक्रम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और बंगाल में इनका बर्थ हुआ था, कटक प्रोविंस में। ठीक है। कटक जिले में। सॉरी। जो सुभाष चंद्र बोस हमारे थे वो 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहली बार ये 1938 जब हरिपुरा सेशन था तब थे, और दूसरी बार 1939 जब त्रिपुरी सेशन था, उस टाइम ये प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है। और 1939 में ये रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से, क्योंकि गांधी जी से थोड़े इनके मनमुटाव हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये इस्टेब्लिश करते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 विद इन द कांग्रेस इन बंगाल। मीन्स कांग्रेस के अंदर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है बंगाल के अंदर। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा कि जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस ने बनाया 1939 में, वो कांग्रेस से अलग नहीं होता है, कांग्रेस के अंदर ही होता है। ठीक है। और इन दोनों सेशन को आप याद रखिएगा। 2 बार ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईएनसी के, एक 38 और दूसरा 39 में। ठीक है। 1919 में बेसिकली इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर किया था। बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया और भारत की लड़ाई में जुड़ गए। ठीक है। ये हाईली इन्फ्लुएंस थे विवेकानंद की जो टीचिंग्स थी, और उन्हीं को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। और इनके और गुरुओं की बात की जाए तो एक तो चित्तरंजन दास साहब थे, और दूसरे महात्मा गांधी भी थे। ठीक है। चलिए, वो ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921। बेसिकली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन करते हैं वो 1921 में करते हैं। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था 1885 में होता है, और जुड़ते ही न्यूज़पेपर का
स्टार्ट करते हैं एक न्यूज़पेपर जिसका नाम होता है स्वराज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्वराज न्यूज़पेपर है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट भी थे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के एंड आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, सेक्रेटरी भी थे बंगाल स्टेट कांग्रेस के और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, इन 1924 ही बिकेम द सीईओ ऑफ कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इन 1930 ही बिकेम द मेयर ऑफ द कैलकाटा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बोस ने जो बुक लिखी उसका नाम था द इंडिया स्ट्रगल विच कवर द इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम 1920 टू 1942। बेसिकली 1920 से 1942 की जो इंडिया की इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल थी उस पे सुभाष चंद्र बोस साहब ने एक किताब लिखी। ठीक है, और बाद में इस किताब को ब्रिटिश के द्वारा बैन भी कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये एंटी गवर्नमेंट माना जाता था ब्रिटिश के द्वारा। ठीक, इन्होंने जो टर्म कॉइन किया था उसको बोलते हैं जय हिंद। बेसिकली जय हिंद जो टर्म था इन्हीं के द्वारा ही कॉइन किया गया था। और इनकी जो पर्सनालिटी थी बहुत करिश्मेटिक और पावरफुल थी, जो कि लोगों को इंस्पायर करती थी भारत को आज़ादी दिलाने में, और इनको नेताजी भी कहते हैं। और इनको जो नेताजी का ये टाइटल था ये किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। सुभाष चंद्र बोस का रोल क्या रहा है इंडिया इंडिपेंडेंस में। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। बेसिकली इनको अ, इस अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि नेशनल एक्टिविटीज में ये शामिल थे। और मैंडले जो जेल थी वहां पे इनको भेज दिया गया था। 1927 में ये रिलीज होते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। ठीक है, he also worked with the Jawaharlal Nehru, ठीक है, and to become the Congress party young leader gaining popularity among the people। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के साथ भी इन्होंने काम किया है मिलकर। ठीक है, he advocated complete Swaraj and in favor of the use for force it again and form India Independence League। ठीक है, बेसिकली इनका एक बार और मतभेद होता है जब अ, अ, ये कहते हैं कि हमें स्वराज चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मतभेद इनका होता है डोमिनियन स्टेटस को लेके। ये डिनाई करते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कंप्लीट स्वराज चाहिए। ठीक है, तो इस पे एक बार और इनका मतभेद हो जाता है और उस टाइम ही ये फॉर्म करते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1927 में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप इसको नोट डाउन करिएगा कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग था वो कब फॉर्म हुआ था, तो 1927 में। ठीक, he had differences with the Gandhiji and he was not keen on non-violence as a tool of independence। बेसिकली ये कई बार डिस्कस होता गया है कि इनके जो डिफरेंसेस थे ये गांधी जी के साथ थे, बट ये दोनों एक ऐसे लीडर थे जो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। ठीक है, Bose stood for the for and was elected party president in 1939, but was forced to resign due to differences with the गांधी जी supporters। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि गांधी जी के जो सपोर्टर थे उस उनसे जो बोस साहब थे इन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे जिनकी वजह से बोस साहब को रिजाइन करना पड़ा 1939 में। अगर बोस साहब की आइडियोलॉजी की हम बात करें तो इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो सोशलिज्म पे बेस्ड थी, लेफ्टिस्ट थी, अथॉरिटेरियनिज्म थी। ठीक है, एंड ही फॉर्म ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 एज अ फैक्शन विद इन द कांग्रेस। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इनकी रही आइडियोलॉजी की बात, तो ये थोड़े सोशलिज्म और लेफ्टिस्ट की सोच थी इनकी थोड़ी। ठीक है, ऑल द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बोस प्रोटेस्ट। बेसिकली बोस साहब का ये कहना था कि आप जो इंडियन सोल्जर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घसीट रहे हो, ठीक है, ये बिना इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन से आप इनको ले जा रहे हो। ठीक है, तो परमिशन आपको चाहिए था। इसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और सुभाष चंद्र बोस के बीच में टसल चल रहा था, और इनको इसके बीच में कई बार अरेस्ट भी किया गया। जैसे ही वॉज अरेस्टेड एंड ही ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इन कैलकाटा फॉर द रिमूवल ऑफ द मॉन्यूमेंट मेमोरियलाइजिंग द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। ठीक है,
और he was released after a few days, but he was kept under surveillance. He then made his escape from the country in 1941 to Germany via Afghanistan, Soviet Union. He had previously traveled to Europe and met with the Indian students and European political leaders. ठीक है, 1941 में ये देश से भाग जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, अफगानिस्तान, उसके बाद सोवियत यूनियन जाते हैं, उसके बाद यूरोप जाके जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ रहते हैं और यूरोपियन पॉलिटिकल लीडर रहते हैं उनसे मीट करते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ब्रिटिशर्स को कैसे हराया जाए, ठीक है। जर्मनी जब ये जाते हैं तो ये नाजी लीडर से मिलते हैं एंड it stays on armed struggle against the British to gain independence. He hoped to be befriend the Axis power since they were against his enemy the British. Basically जो नाजीज थे वो अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के, इसी वजह से जो हमारे नेताजी थे वो नाजियों से मिलते हैं और इंडिपेंडेंस कैसे लिया जाए उसकी स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही स्ट्रेटेजी थी यहाँ पे। He found the Indian Legion out of about 4,500 Indian soldiers who were in British Army and had been taken prisoners by the Germans from North Africa. ठीक है। 1943 he left Germany for the Japan disillusion with the lukewarm German support for आजाद हिंद। बेसिकली अगर बात करें तो आजाद हिंद का जो फॉर्मेशन था वो होने वाला था जापान में। तो बोस साहब जापान आते हैं और रिवाइव कर दें इंडियन नेशनल आर्मी को, जिसको आजाद हिंद फौज भी बोलते हैं, ठीक है, विच हैड बीन फॉर्म अर्लियर विद द जापानीज हेल्प। ये पहले फॉर्म होता है, फिर ठंडा पड़ जाता है, बोस साहब आते हैं, फिर इसको रिवाइव करते हैं, ठीक है। आजाद हिंद फौज या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज एस्टेब्लिश एज अ गवर्नमेंट इन एक्साइल विद बोस एज द हेड, ठीक है, बोस साहब इसके हेड होते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज वाज इन सिंगापुर, द आईएनए वाज इट्स मिलिट्री, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि जो हेडक्वार्टर होता है आजाद हिंद या फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट का, जो कि इंडिया को फ्री कराने के लिए बनाया जाता है, उसका हेडक्वार्टर होता है सिंगापुर में, ठीक है। और आईएनए उसकी मिलिट्री होती है, ठीक। बोस मोटिवेटेड द ट्रूप्स विथ हिज फेयरी स्पीचेस, हिज फेमस कोट वाज गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस कोट है सुभाष चंद्र बोस साहब का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इन्हीं के द्वारा जो टर्म है उसको क्वाइन किया गया था। The Indian National Army supported the Japanese army in its invasion in the northeast India and also took control of the Andaman and Nicobar Island. Basically जो जापान और इंडियन नेशनल आर्मी मिल के जो ब्रिटिशर्स उस समय अंडमान निकोबार में थे उनको हराया जाता है और कंट्रोल कर लेती है इंडियन नेशनल आर्मी विद द हेल्प ऑफ जापानी आर्मी, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी कब थी, फॉर्मेशन वगैरह कब हुआ था, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। So he reached Japan, controlled Singapore from Germany in July 1943. Issue there his famous call Delhi Chalo and announced the formation of Azad Hind government and Indian National Army on 21st October 1943. तो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो 21 अक्टूबर 1943 को बनती है और वहीं पे नारा दिया जाता है दिल्ली चलो, ठीक है। द आईएनए वाज फर्स्ट फॉर्म अंडर द मोहन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आईएनए बना था वो किसके अंडर पहले बना था, तो मोहन सिंह के अंदर बना था, ठीक है। एंड द जापानी मेयर इवाइची फुजिवारा, ठीक है, ये दो लोग मिलके जो थे वो हेड कर रहे थे आईएनए को, ठीक है। इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर्ड बाय जापान, ठीक है, इन मलयन कैंपेन एट एंड एट सिंगापुर। बेसिकली जो इंडियन प्रिजनर्स थे और जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो कैप्चर जापान ने कैप्चर किए थे, इन सब लोगों को मिला के इंडियन नेशनल आर्मी बनाया गया था, ठीक है। Indian National Army include both the Indian prisoners of war from Singapore and the Indian civilians in Southeast Asia. इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ के 50,000 हो गई थी। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी में जो सोल्जर थे वो बेसिकली जो इंडिया के प्रिजनर्स थे, जापान उनको कैप्चर करती है वो थे, और जो साउथ ईस्ट एशिया के जो सिविलियंस थे वो भी थे, और स्ट्रेंथ जो थी वो 50,000 से ऊपर चली जाती है बढ़ के। INA fought Allied forces in 1944 inside the borders of India and Impal and in Burma.
ठीक है। जो आईएनए वो बहुत सारे एलाइड फोर्सेस के साथ मिलके लड़ाई भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इंडिया बॉर्डर के अंदर जैसे कि इम्फाल और बम्मा में इन नवंबर 1945 द ब्रिटिश मूव टू पुट द आईएनए मैन ऑन ट्रायल एंड इमीडिएटली स्पार्क मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। बेसिकली 1945 में ब्रिटिश एक एक्शन लेते हैं आईएनए के खिलाफ और सबके ऊपर एक ट्रायल चलाते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी में एक विमेन रेजिमेंट भी होता है जिसको कहते हैं रानी झांसी रेजिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। एक पूरा स्टेटमेंट यूपीएससी में आ जाएगा कि इंडियन नेशनल आर्मी में विमेन रेजिमेंट था या नहीं था, ठीक है। तो प्लीज आपको नोट डाउन इसको करना है कि एक विमेन रेजिमेंट भी था, ठीक है। और दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसी के अंदर की जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस साहब या नेताजी थे, वो रिजाइन करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाते हैं। तो ये पार्टी जो होती है एक लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है। It's emerged as a faction within the Indian National Congress in 1939 led by सुभाष चंद्र बोस। बेसिकली एक लेफ्टिस्ट सोच या आइडियोलॉजी की पार्टी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई जाती है विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बंगाल। बंगाल के अंदर ये बनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस साहब जो थे वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। एस केमिस्ट्री जो होते हैं वो पंजाब से जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और लाल शंकर लाल जो थे वो जनरल सेक्रेटरी होते हैं। चलिए अगर बात करें कि सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी क्या थी, एक ब्रीफ में देखें तो ही सपोर्ट द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, ठीक है, सेक्युलरिज्म एंड अदर लिबरल आइडियाज, ठीक है। ये सारे एक इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो जाते हैं, आप इनको याद रखिएगा। एंड बट डिड नॉट बिलीव दैट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर इंडिया, ठीक है। इनका मानना ये होता है कि विमेन को एम्पावर करना अच्छा होता है, सेकुलरिज्म होना चाहिए कंट्री में और अदर लिबरल आइडियाज को जगह मिलनी चाहिए। बट ये जो डेमोक्रेसी है कंट्री में उससे ये अपने जो आइडियोलॉजी है उनसे नहीं मिलता, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे इंडिया में, ठीक है। तो प्लीज जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ वहाँ पे मैं अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।